आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इनसे अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है? इसका आपको जवाब बताना है। कथनों पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, तो फटाफट उत्तर चयनित कर लीजिए और चार ऑप्शन में से विकल्प आपने सेलेक्ट कर लिया। किसको? सी को, डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर है। आप लोगों के साथियों कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो प्रमुख कथनों पर आधारित पाठचर्या होती है उसमें ऑप्शन भी दिए जाएं, तो उस उद्देश्य को हम लोगों ने यहाँ पर अब तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि चार ऑप्शन के साथ आपको प्रश्न दिए जाएं और इन प्रश्नों को आप हल कर सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रश्नोत्तर शैली में आपको प्रश्नों को करने में आनंद था अथवा विकल्प के साथ। कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि आगे की पाठचर्या को हम लोग नियमित कर सकें उसी वे में। को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। यह कथन किस विद्वान का है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया है इसको दिए गए विकल्पों में से सभी विकल्प इसके त्रुटिपूर्ण हैं साथियों। डी विकल्प इसका राइट होगा, क्योंकि यह कथन किसका है? साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल को ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। यह कथन इस विद्वान। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल को ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। किस विद्वान का कथन है? दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प सी का चयन किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न साथियों, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थे काव्यम। किसका कथन है? काफी रिपीट होने वाले सब प्रश्न साथियों। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थे काव्यम, किसका कथन है साथियों? देखिए, इस समय आपको सभी प्रश्नों को अधिक से अधिक रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जब समय आपके पास नजदीक होता है एग्जाम का, तो जो प्रश्न आपने पहले से पढ़ रखे हैं, जिन प्रश्नों का जवाब आप जानते हैं, उनका रिवीजन अगर आप करते रहेंगे और उन प्रश्नों को हल करने में आप गलती नहीं करेंगे, तो विश्वास है मुझे कि आप विजयी होंगे। तो आप सभी प्रश्नों को बार बार रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस मारिए और अध्ययन भी अपना जारी रखिए। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थे काव्यम, यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर में आपने
आचार्य हेमचंद्र को चुना, तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला प्रश्न है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किस विद्वान का है? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? दिए गए विकल्पों में आपने बाबू गुलाब राय को चुना, तो बी विकल्प का चयन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला अगला प्रश्न है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। साथियों, जिस पुस्तक के द्वारा इन प्रश्नों को अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं, पुस्तक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें पीडीएफ 99 लिखेंगे और पीडीएफ 99 लिख करके सेंड कर दीजिए मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर। व्हाट्सएप करना है आपको और ध्यान दीजिए केवल इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप ही किया करिए, आपको फीडबैक जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको एक शुल्क देना होगा 99 रुपए का, जबकि अगर इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं इसके लिए आपको टाइप करना होगा HINDI हिंदी 2024। इसके लिए आपको एक 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी और व्हाट्सएप करना होगा 9415 94 0501 पर। पढ़ते हैं हम लोग पुनः पाठचर्या में। अगर आप इच्छुक हैं प्रयोग कर सकते हैं अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करके पीडीएफ अथवा प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं। तो रसात्मक शब्दार्थी काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुन लिया है ई विकल्प के साथ। सातवां प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। यह कथन किस विद्वान? उत्तर में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, विकल्प ए के साथ बिल्कुल राइट आंसर के। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला विकार है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला विकार है। यह कथन किस विद्वान का? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प सी के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला कथन है कि वस्तुतः विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। वस्तुतः विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इस विद्वान का यह कथन। जवाब में आपने नंद दुलारे वाजपेयी जी को चुना, तो विकल्प बी के साथ आप सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न यह। हम लोगों ने अपनी पाठ्यचर्या में भी कई बार रिपीट किया है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। कमेंट्स करिए जवाब क्या बनेगा।
और इस प्रश्न का जवाब आपने स्वरूप चतुर्वेदी विकल्प ए को चुना। राइट आंसर के विकल्प ए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह हिंदी की पहली पुस्तक। यह कथन इस विद्वान। ध्यान से उत्तर दीजिएगा इस प्रश्न का। पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है, इस विद्वान का कथन है। जवाब में आपने किसको चुन लिया? तो इसमें से देखिए सही जवाब आपका बनेगा विकल्प डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा नामवर सिंह। नामवर सिंह की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग कालखंडों की पहचान। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग कालखंडों की पहचान किस विद्वान का कथन? फटाफट उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब चुन लिया आपने क्या? विकल्प डी को बच्चन सिंह राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है। आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ साथ प्रवृत्तिवाचक भी है, इस विद्वान का। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने किसको चुना है? विकल्प बी के साथ आप गए बच्चन सिंह, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को भूल न देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है, इसका कथन है। फटाफट उत्तर। पाठचर्या में कई बार रिपीट किया है। सही जवाब आपका बना विकल्प बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, इस विद्वान का कथन। रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, इस विद्वान का कथन है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र को राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है। आंसर बताइए। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, किस विद्वान का कथन है? दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया किसको? अरस्तु को सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब पर है। अगला प्रश्न है कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, इस विद्वान का कथन है। पाश्चात्य विद्वान है ये। तो सी और डी दो विकल्प तो नहीं होंगे, बचे आपके अरस्तु और कालरीज। इसमें से आपको एक उत्तर चयनित करना है और 50-50 में आपने आगे। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम इस विद्वान का कथन। सही जवाब आपने भामह को चुन लिया, राइट आंसर के साथ है विकल्प। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? आचार्य शुक्ल को, तो विकल्प सी के साथ
बिल्कुल राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। 21वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला का है, किसका कथन है? सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए, रामविलास शर्मा को, राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, किस विद्वान का कथन? 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, तो विकल्प सी के साथ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर होता है। सही जवाब क्या बने? देखिए, इसमें से सभी विकल्प आपके गलत हैं, यानी कि विकल्प कि इसमें से कोई नहीं सही जवाब बनेगा, क्योंकि यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन। डॉक्टर नगेंद्र का कथन। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी एक युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है, इसका कथन है? जवाब में आपने देखिए प्रसाद निराला पंत, तीनों विकल्प इसके गलत हो जाएंगे। इसमें से कोई नहीं, विकल्प बी सही जवाब होगा, क्योंकि यह महादेवी वर्मा जी का कथन है। महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न है कि आदर्शवाद जहां आकाश है उच्चता है वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है लगता है, किस विद्वान का कथन? और इस प्रश्न का जवाब आपने कलेक्ट कर लिया किसको? देखिए वर्मा 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 से कंफ्यूज होकर के किसी वर्मा पर आप उत्तर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब बनेगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर सारे विकल्प गलत हैं, ठीक है। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है, कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है यह। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? राइट आंसर। साथियों, वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान UNIQUE PRAQYU यूनिक प्रज्ञान टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला अगला प्रश्न है कि सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं, किस विद्वान का कथन है? सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं, किसका कथन है? जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी को चुना, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति ही साहित्य की कोट में मोटी परिभाषा हो सकती है, यह कथन इस विद्वान। और दिए गए विकल्पों में आपने सही विकल्प के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी जी को चुना, विकल्प बी के साथ राइट आंसर। सीमित बुद्धि के बाहर मानव के चेतन तत्व से संबद्ध ज्ञान की सीमा से परे कोई भी शक्ति है जिससे
समस्त सृष्टि शासित है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका आपको जवाब, यहाँ पर वर्मा 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 लगा हुआ है तीनों लोगों में, तो कंफ्यूजन आपका बरकरार होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस कंफ्यूजन के बावजूद भी आपने सही उत्तर चुना होगा। किसको? साहित्य के सिद्धांत तथा स्वरूप से अवतरित यह कथन है भगवती चरण वर्मा जी का। विकल्प सी के साथ सही जवाब पर हैं आप। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन किस विद्वान? सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन किस विद्वान का है? इसका आपको जवाब, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने महादेवी वर्मा जी को चुना। सी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर पर हैं आप। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन। तीसरा प्रश्न है कि कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है, यह कथन किस विद्वान? जवाब में आपने पाश्चात्य विद्वान क्रोंची को चुना, तो बी विकल्प के साथ राइट आंसर पर है आप। प्रश्न संख्या चौथा प्रश्न है कि स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। मनुष्य मात्र की मनोवृत्तियों, उसकी आशाओं, आकांक्षाओं और उसके भावों, विचारों का अक्षय भंडार है, यह कथन किस विद्वान का? इस प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुन लिया? सही जवाब आपने चुना होगा विकल्प डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का है। श्याम सुंदर दास जी का कथन है। अगला पांचवा प्रश्न है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, इस विद्वान का कथन। इस प्रश्न का भी सही जवाब विकल्प डी बनेगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास से अवतरित यह कथन है। अगला कथन, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कवि अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए, यह कथन किस विद्वान? रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कवि अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। विकल्प सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशी नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? और उत्तर में आपने किसको चुन लिया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ई विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, अगला कथन कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी भी सहायक होने वाले उक्ति
एक भी सहायक होने वाली जो उक्ति है वह अलंकार है। इसका दिए गए विकल्पों में आपने सही विकल्प के रूप में रस मीमांसा से अवतरित यह कथन, रस मीमांसा से अवतरित कथन आचार्य शुक्ल जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला लौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे, इसका कथन है। देखिए, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने साहित्यालोचन से अवतरित यह कथन, साहित्यालोचन से अवतरित कथन है और साहित्यालोचन किसकी रचना, श्याम सुंदर दास की। विकल्प बी के साथ बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, किसका कथन। और इस प्रश्न का जवाब सही आपने इसमें से किसको चुन लिया, विकल्प डी को राइट आंसर के साथ है, क्योंकि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, जयशंकर प्रसाद को विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब पर। हाँ, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता, यह कथन किस विद्वान। कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता, यह कथन किस विद्वान का है। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी निराला को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखें साथियों, उससे पूर्व एक सूचना आपके लिए कि हिंदी की जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक प्रमुख कथन विशेष है, अगर उस पुस्तक को आप बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 94 15 94 0501 94 15 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए कोड आप लिखें, पीडीएफ के लिए पीडीएफ के लिए आपको लिखना होगा पीडीएफ 99, पीडीएफ 99, और इसके लिए एक सहयोग धनराशि आपको 99 रुपए की देनी होगी। वहीं अगर प्रिंटेड बुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिखेंगे हिंदी 2024। साथियों, आप लोग कभी कभी दोनों ही कोड सेंड करते हैं, तो ध्यान से अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ 99 लिखा करिए और प्रिंटेड लेना है तो हिंदी 2024 लिखिए और इसको भेज देना आपको 94 15 94 0501 पर, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी। साथियों, इस ब्रेक के बाद हम लोग पुनः जुड़ते हैं पाठचर्या से और देखते हैं प्रश्न कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद है, इसका केंद्र बिंदु। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किस बिंदु। तो
इसमें से आपने डॉक्टर नामवर सिंह को चुन लिया। विकल्प ए के साथ राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। यह कथन किस विद्वान? तो इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुन लिया? बाबू गुलाब राय को राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न, राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में ही भिन्न है, उनका मूल आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। इस विद्वान का कथन। उत्तर में आपने गजानन माधव मुक्तिबोध सी विकल्प को चुन लिया राइट आंसर पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न, छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के हैं, सहोदर हैं। इस गीतों से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगता है, दोनों बासी हो गए हैं, ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही कविता हैं। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने किसको चुन लिया? तो सही विकल्प आपने शांत प्रिय द्विवेदी जी को चुना। तो विकल्प बी के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि मैं कविता को जीवन तक पहुंचाने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है। इस विद्वान का कथन। इस प्रश्न का जवाब सही विकल्प आपने सी को चुन लिया। रामधारी सिंह दिनकर को सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक। किसका कथन है? जवाब में आपने शुक्ल को चुन लिया राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। यह भी काफी रिपीट होने वाला रिपीट हुआ है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन। और इस प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प बी को चुना आपने सही जवाब के साथ। जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन है विजय देवनारायण शाही का। विकल्प बी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न, भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। इसका कथन। पाश्चात्य विद्वान अरस्तु को चुन करके सही जवाब दिया है आपने विकल्प डी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम करते हैं उस उसका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा स्वरूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने में वह रस सुनने वाले के हृदय में जागृत हो जाता है। इस रसज्ञ रंजन से अवतरित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प ए के साथ राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। इस विद्वान का कथन है। चिंतामणि भाग 2 से अवतरित यह कथन इसका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं
विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण है, इसका कथन है। मुंशी प्रेमचंद्र को चुना आपने सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर। अगला प्रश्न काफी रिपीट होने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी कि आदर्शवाद जहां आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है, इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को सही जवाब के विकल्प एक। अगला प्रश्न है कवि जहां जैसा भाव अभिव्यक्त करता है वहां हमारा हृदय भी वैसा ही हो जाता है। कवि की अनुभूति ही हमारी अनुभूति हो जाती है। हमारा साधारणीकरण कवि की अनुभूति के साथ हो जाता है, इस विद्वान। जवाब में आपने काव्य दर्पण के अवतरित रामदहीन मिश्र जी का कथन है, यानी डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास कवि चेतना को निर्धारित करते हैं, किसका कथन है? सौंदर्य, वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास कवि चेतना को निर्धारित करते हैं, यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। सी विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है, इस विद्वान। किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र का प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है, इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने डॉक्टर भगीरथ मिश्र यह कथन है साथियों। विकल्प डी को चुना होगा तो सही जवाब है आपका, क्योंकि यह कथन किसका है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है कि अभिधान प्रकार विशेषाचालंकार। अभिधान प्रकार विशेषाचालंकार किसका कथन है? जवाब में आप रुद्रट को चुना। राइट आंसर है काव्यालंकार से अवतरित यह कथन है रुद्रट का। विकल्प सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। जब मनोभाव शब्दों का रूप ग्रहण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। यह कथन किसका है? सी विकल्प के साथ आप गए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन है काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन जवाब में आपने नंदुलारे वाजपेयी विकल्प ए को चुन लिया राइट आंसर के। अगला प्रश्न सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, इस विद्वान का कथन है। तो इस प्रश्न का जवाब सही उत्तर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प ए को चुना। बिल्कुल सही जवाब के। तो साथियों यह प्रैक्टिस सेट लेना चाहेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा प्रस्तुत की जा रही है। अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष को, तो उसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा मोबाइल नंबर 9415940501 पर केवल व्हाट्सएप करना है आपको। पीडीएफ के लिए आप
टाइप करेंगे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए पीडीएफ 99 और भेज देंगे 9415940501 पर। और प्रिंटेड बुक के लिए आप टाइप कर सकते हैं हिंदी 2024 और इसको सेंड कर देना है 9415940501 पर। आपको पीडीएफ के लिए एक शुल्क 99 रुपए का देना होगा साथियों। वहीं हिंदी 2024 के लिए आपको जो है 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। अगर आप इच्छुक हैं तो परचेज कर सकते हैं, लिंक का प्रयोग कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं। अन्यथा आप अपनी पाठचर्या को लगातार अविराम एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।